हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट के प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। मैं आपका बायोलॉजी टीचर डॉक्टर आरवी सिंह, पीएचडी फ्रॉम बीएचयू। बच्चों, मैं पिछले 15 सालों से इस फील्ड में हूं और नीट के बच्चों की तैयारी करा रहा हूं और मुझसे जुड़े अब तक के हज़ारों बच्चे नीट क्रैक कर चुके हैं। तो बेटा, आप भी मुझसे जुड़िए, बायोलॉजी के कठिन से कठिन कॉन्सेप्ट्स को आसानी से समझिए और मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ बेटा कि अगली बारी आपकी है। तो बेटा आओ, चलो शुरुआत करते हैं आज की क्लास। तो चलो बेटा, हम लोग शुरू करते हैं एक नया चैप्टर, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। ठीक है, तो व्हाट आर द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अगर हम बात करें एक्सक्रीशन क्या है, एक्सक्रीशन क्या है, अगर हम इस बात को पूछें आपसे तो आपका क्या आंसर आएगा। आंसर वो सिंपल है, जो कि बहुत बेसिक सा डिफिनेशन है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी। बॉडी से जो है मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का जो प्रोसेस है, दैट इज नोन एज व्हाट, एक्सक्रीशन। तो चलो, अगर हम बात करते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट क्या है, मेटाबॉलिक वेस्ट को बाहर निकालने का प्रोसेस तो एक्सक्रीशन है, ये बात तो बड़ी अच्छी है। लेकिन मेटाबॉलिक वेस्ट है क्या, मेटाबॉलिज्म क्या है? तो मेटाबॉलिज्म का सिंपल आंसर होता है कि हमारी बॉडी के अंदर चलने वाले वो सारे बायोकेमिकल एक्टिविटीज़, बायोकेमिकल रिएक्शंस कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। बॉडी के अंदर चलने वाले जितने भी बायोकेमिकल रिएक्शंस हैं, वो सारे बायोकेमिकल रिएक्शंस कलेक्टिवली मेटाबॉलिज्म कहलाते हैं। ठीक है, जैसे हम लोग जो है फूड में प्रोटीन लेते हैं, वो प्रोटीन ब्रेकडाउन होता है। हम ग्लूकोज लिए हुए हैं, किसी भी कार्बोहाइड्रेट सोर्स से लिए हुए हैं, ग्लूकोज हमारे सेल्स तक पहुंचा, ग्लूकोज सेल्स में जो है बर्न होगा, रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होगी। प्रोटीन ब्रेकडाउन होगा तो अमीनो ग्रुप जो है रिलीज आउट होगा उससे, ठीक है ना, अमोनिया प्रोड्यूस होगी। इसी तरीके से बहुत सारे जो है अदर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ के तहत जो है दूसरी चीज़ें जो है निकलती रहती हैं, बनती रहती हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत मतलब टॉक्सिक भी होती हैं। कुछ ऐसी होती हैं, अगर वो बॉडी में स्टोर होने लगे तो बॉडी में जो है नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती हैं। तो इन चीज़ों को बॉडी से बाहर निकालने का प्रोसेस ही क्या है, एक्सक्रीशन है। तो जनरली आप लोग छोटे क्लासेस में आप लोग पढ़ते थे कि एक्सक्रीशन क्या है, कि यह एक्सक्रीटरी सिस्टम द्वारा होने वाला एक जो है प्रोसेस है, जिसके थ्रू जो है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। लेकिन यहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि ये सिर्फ एक्सक्रीटरी सिस्टम यानी कि किडनी सिस्टम का ही नहीं, बल्कि अदर आर्गन्स का भी इसमें एक बड़ा रोल होता है एक्सक्रीशन को लेकर के। तो अगर हम पहली बात करें, पहले अगर हम यहाँ बात करते हैं तो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन की बात अगर हम करें तो इसमें सबसे पहले देखो, यहाँ मैंने लिखा हुआ है कि रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। दूसरा आता है कि डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट हैं क्या। अगर ये डिफरेंट मेटाबॉलिक वेस्ट जो हमारी बॉडी में प्रोड्यूस होते रहते हैं, उसमें खासकर जो है आता है आपका यूरिया, यूरिक एसिड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड आयंस होते हैं। कुछ सारे मिनरल आयंस ऐसे होते हैं जिन्हें बॉडी से निकलना ज़रूरी होता है, बॉडी से बाहर निकलना ज़रूरी होता है। ठीक है, तो इसमें थ्री मेन नाइट्रोजनस वेस्ट जो है हमारी बॉडी में, जो कि नाइट्रोजनस वेस्ट हमारी बॉडी में बनते रहते हैं, उसमें 3 मेन आते हैं। पहला क्या आता है, यूरिया, अमोनिया और यूरिक एसिड। एक्चुअली होता क्या है कि आप लोगों ने सिंपल एक जो है प्रोटीन का जो कंपोनेंट है अमीनो एसिड, उसके स्ट्रक्चर को आप याद रख रहे होंगे कि इसमें एक तरफ जो है NH2 ग्रुप होता है, दूसरी तरफ COOH मीन्स कार्बोक्सिलिक ग्रुप होता है, इधर ये R होता है और ये H होता है। तो जब एक्सक्रीशन का जब जो है इस प्रोटीन का जब ब्रेकडाउन होता है, तो प्रोटीन के ब्रेकडाउन के दौरान ये अमीनो ग्रुप जो है रिलीज आउट होता है, ये जो है अमोनिया के रूप में रिलीज आउट होता है, ये अमोनिया के रूप में रिलीज आउट होता है। अब यह अमोनिया जब कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यूरिया बनाएगा। ठीक है ना, ये अमोनिया जो है होता बड़ा टॉक्सिक है, ये वाटर में रेडली सॉल्युबल होता है, जल्दी से पानी में घुल जाता है ये, और अगर हमारी जो है बॉडी में अगर देर तक ये पड़ा रहा तो हमारे लिए जो है बड़ा नुकसानदेह हो जाता है। तो इसलिए क्या होता है कि इस अमोनिया को तुरंत जो है यह अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यूरिया बनाता है। ठीक है ना, 2 अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्ट करके यूरिया और
वाटर बनाता है। यहाँ पर जो साइकिल चलती है उस साइकिल का नाम हम लोग देते हैं क्या, यहाँ पर ये ऑर्निथीन साइकिल चलती है। और ये ऑर्निथीन साइकिल कहाँ चलती है, इन लीवर। लीवर में ऑर्निथीन साइकिल चलती है और जिस साइकिल के कारण क्या होता है, अमोनिया जो है, अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। अमोनिया कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करके यूरिया में कन्वर्ट हो जाती है। तो ये तो एक सामान्य प्रक्रिया है जो हमारे जो है बॉडी में होती रहती है, हमारे लीवर में होती रहती है। लीवर हमारा इसलिए जो है बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट माना जाता है बॉडी का। तो वेस्ट प्रोडक्ट को जनरेट करने में तो लीवर का रोल है, लेकिन ये वेस्ट प्रोडक्ट को निकालने में किडनी का रोल आ जाता है। ठीक है, चलो अब इसमें डिफरेंट टाइप के वेस्ट प्रोडक्ट के आधार पर जो है एनिमल्स का नाम अलग अलग रखा गया है। ठीक है ना, जैसे एक आता है आपका अमोनोटेलिक। अमोनोटेलिक का मतलब होता है कि ऐसे एनिमल जो कि अमोनिया को रिलीज करें। जैसे अमोनिया अभी यहाँ पर ब्रेक डाउन होकर के अमोनिया निकला, और यह अमोनिया ही सीधे अगर जो है निकाल दिया जाए तो इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहते हैं, इसे हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग क्या कहेंगे, इस प्रोसेस को हम लोग कहेंगे अमोनोटेलिज्म। ठीक है ना, अमोनिया को सिर्फ अमोनिया जो है वेस्ट प्रोडक्ट के रूप में शरीर से अगर बाहर कोई एनिमल निकाल रहा है तो वह एनिमल क्या कहलाता है, अमोनोटेलिक कहलाता है। और इसमें एग्जाम्पल होता है बोनी फिशेस, एक्वेटिक एम्फीबियंस। जैसा मैंने बताया कि अमोनिया होता तो बहुत टॉक्सिक है, लेकिन वाटर में इजीली सॉल्युबल होता है, इसलिए ये एनिमल जो कि जो है एक्वेटिक होते हैं वो जनरली जो है अमोनिया को निकालते हैं, सो दैट वह अमोनिया आसानी से पानी में डिसॉल्व हो जाए। ठीक है, दूसरा होता है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वे ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, यूरिकोटेलिक वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो है नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं। दे रिलीज आउट यूरिया एज एन नाइट्रोजनस वेस्ट। नाइट्रोजनस वेस्ट के तौर पर वो क्या निकालते हैं, यूरिया निकालते हैं, इसलिए उनको हम लोग क्या कहते हैं, यूरियोटेलिक कहते हैं। और इसमें आपका आता है मैमल्स और एम्फीबियंस आते हैं। ठीक है, और उसी तरीके से तीसरी कैटेगरी आती है यूरिकोटेलिक। यूरिकोटेलिक वे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो कि जो है यूरिक एसिड निकालते हैं, विच एक्सक्रीट आउट द यूरिक एसिड, जो यूरिक एसिड एक्सक्रीट आउट करते हैं। और इसमें कौन आता है आपका, रेप्टाइल एंड बर्ड्स आते हैं। रेप्टाइल एंड बर्ड्स आते हैं जो कि यूरिक एसिड रिलीज आउट करते हैं। ओके, तो जैसा अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे, यूरिकोटेलिक का मतलब क्या होगा कि दोज ऑर्गेनिज्म विच एक्सक्रीट आउट यूरिक एसिड। यूरिक एसिड जो एक्सक्रीट आउट करते हैं उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, यूरिकोटेलिक कहते हैं। ठीक है ना, और इसमें एग्जांपल हमने क्या देखा, रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स देखा। ठीक है, तो चलो बेटा आगे हम लोग देखते हैं। आगे हमारा आता है कि ऐसे एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, एक्चुअली होता क्या है कि एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट तो बड़ी अच्छी बात है, हम समझ गए। अब आता है कि इन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालने के लिए कोई एक पर्टिकुलर ऑर्गन होना चाहिए। ठीक है, तो इसके लिए जो है अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग है। जैसे अमीबा और पैरामीशियम। अमीबा और पैरामीशियम आप जानते हो कि ये यूनिसेलुलर एक्वेटिक प्रोटोजोन्स हैं। प्रोटोजोन तो यूनिसेलुलर होते ही हैं और एक्वेटिक हैं ये। तो ये विद द हेल्प ऑफ कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल इनके पास होता है। कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल का फिगर आपको याद आ रहा होगा। जैसे जो है, जैसे मान लीजिए ये अमीबा हो गया, तो अमीबा के पास इस तरीके से ये कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। जो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल क्या करते हैं कि पानी को जो है बॉडी से बाहर निकालने का काम करते हैं, डिफ्यूज आउट कर देते हैं बाहर से जो है पानी को। जो एक्स्ट्रा सेल में एक्चुअली होता क्या है कि ये इसके अंदर जो है पानी घुसता रहता है। ठीक है,
ये चूँकि एक्वेटिक एनिमल है, पानी के अंदर पाया जाने वाला है, तो इसके अंदर जो है पानी ऑटोमेटिकली इसके बॉडी के अंदर घुसता रहता है। अब वो पानी को बाहर एलिमिनेट आउट करने के लिए, ठीक है ना, बाहर निकालने के लिए क्या करते हैं, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, ये वैक्यूल क्या करता है, एक्स्ट्रा वाटर को कलेक्ट करके इसको बाहर निकालता रहता है। तो ये बात आई यहाँ पर, कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल की बात आई, ठीक है। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें यहाँ पर, तो दूसरा आता है आपका कैनाल सिस्टम। अगर हम स्पॉन्जेस की बात करें तो स्पॉन्जेस में आप लोगों ने पढ़ा है कि स्पॉन्जेस में क्या होते हैं, बॉडी में डिफरेंट पोर्स होते हैं, और वो पोर्स जो है एक अंदर एक जो है कैविटी में खोलते हैं, जिसे हम लोग स्पॉन्जोसील कहते हैं, और स्पॉन्जोसील ऑस्कुलम के थ्रू बाहर कम्युनिकेट करता है। तो यहाँ पर पानी जो है डिफरेंट सोर्सेज से, मतलब डिफरेंट पोर्स से जो है, डिफरेंट पोर्स जो भी हैं उसके बॉडी में बने हुए, आस्टिया जिन्हें हम कहते हैं, उस आस्टिया से पानी घुसता है इनके बॉडी में, और स्पॉन्जोसील से होते हुए, ऑस्कुलम से होते हुए बाहर निकल जाता है। तो इस पानी के मूवमेंट के दौरान क्या होता है बेटा, कि इस पानी के मूवमेंट के दौरान जो भी एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट सेल्स में होता है वह उसी में रिलीज आउट कर दिया जाता है उस फ्लोइंग वाटर में, और वह निकलते हुए वाटर के साथ ही बाहर निकल जाता है, ठीक है ना। हाइड्रा की बात करें अगर हम, हाइड्रा में यानी सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा में क्या होता है, सिलेंटेरॉन होता है, बॉडी कैविटी होती है जिसे हम लोग कहते हैं सिलेंटेरॉन, ठीक है ना। ये सिलेंट्रॉन आप लोगों को याद आ रहा होगा, इस तरीके की बॉडी कैविटी होती है उनमें, ये उनमें ऐसे टेंटिकल्स हो जाते हैं, और ये ऐसे हाइपोस्टोम होता है। तो ये सिलेंटेरॉन हो गया, ये सिलेंटेरॉन हो गया। ये सिलेंटेरॉन में क्या होता है कि वाटर जो है सर्कुलेट होता है, जिसके थ्रू जो है इसमें ये भी अपना एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकाल देता है, ठीक है ना। दूसरा हम बात करें अगर, तो फ्लेम सेल्स होता है इन प्लेटीहेल्मिन्थेस, प्लेटीहेल्मिन्थेस जिसे हम लोग फ्लैट वॉर्म्स कहते हैं, फ्लैट वॉर्म्स में क्या होता है, फ्लेम सेल्स होता है, और जो फ्लेम सेल्स से एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। ठीक उसी तरीके से अगर हम बात करें एनेलिड्स की, एनेलिड्स जैसे कि एग्जांपल के तौर पर अर्थवर्म, तो एनेलिड्स में क्या होता है, एनेलिड्स में नेफ्रिडिया पाई जाती है, जिस नेफ्रिडिया से ये अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को बाहर निकालते हैं। और अगर हम प्रॉन की बात करें तो प्रॉन में ग्रीन ग्लैंड होता है फॉर द एक्सक्रीशन, और मालपिगियन टिब्यूस किस में होता है, यह इंसेक्ट में पाया जाता है। तो बेटा ओवरऑल आपने क्या देखा यहाँ पर कि अलग अलग ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म में एक्सक्रीशन के लिए अलग अलग सिस्टम पाया जाता है। अगर अमीबा पैरामीशियम की बात करें तो उनमें कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल होता है, स्पॉन्जेस की बात करें तो कैनाल सिस्टम होता है, ठीक है ना। हाइड्रा की बात करें तो उसमें सिलेंटेरॉन होता है, और अगर प्लेटीहेल्मिन्थेस की बात करें तो उनमें फ्लेम सेल्स होता है, और अगर जो है एनेलिड की बात करें तो उसमें नेफ्रिडिया होता है, और अगर जो है प्राण की बात करें तो उसमें ग्रीन ग्लैंड है, और अगर जो है बात करें अगर हम इंसेक्ट्स की तो उसमें मालपिगियन टिब्यूल्स होता है जिसके थ्रू वो एक्सक्रीशन करते हैं। ठीक बेटा, तो चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब बात करने जा रहे हैं हम लोग ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम की। तो ह्यूमन में एक्सक्रीशन जो है होता है विद द हेल्प ऑफ एक्सक्रीटरी सिस्टम, जो कि आप देख पा रहे हो कि यहाँ पे क्या है, ये दो किडनी है, ठीक है ना, बीन सीड शेप की किडनी होती हैं। किडनी के ऊपर एक ग्लैंड लगा हुआ है जो व्हाइट कलर में आपको दिख रहा है यहाँ पर। इस ग्लैंड को क्या नाम देते हैं हम लोग, इसे कहते हैं एडरीनल ग्लैंड। इसे क्या कहते हैं हम लोग, एडरीनल ग्लैंड, ठीक है। और ये इसमें जो है बीच में, अच्छा, किडनी से निकला हुआ डक्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस डक्ट को हम लोग क्या कहते हैं, यूरेटर कहते हैं। और यूरेटर जो है जाकर के यूरिनरी ब्लैडर में ओपन होता है, और यूरिनरी ब्लैडर जो है फिर यूरेथ्रा के थ्रू नीचे खुल जाता है, ठीक है। तो लेकिन अब इतने से तो काम नहीं चलेगा, हमको तो थोड़ा सा और ज़्यादा इसका जानना है। तो यहाँ पर आप एक चीज़ और देख रहे हो यहाँ पर कि ये जो है वेना कैवा और एओर्टा, ये दोनों भी इसमें प्रेजेंट हैं, ठीक है ना। जैसे ऐसे ये जो है वेना कैवा है, तो वेना कैवा क्या करती है, ये ब्लड को ले जाती है ऊपर, जो आपको देख पा रहे हो यहाँ पर, ये ब्लड को ऊपर ले जा रही है ऐसे, और ये ब्लड को ऐसे ले जा रही है, और ये ब्लड को जो है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये ले आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेटा तो ध्यान दो कि वेना कैवा जो है ये आकर के ब्रांच हो जा रही है रीनल वेन्स में, और रीनल वेन्स और रीनल आर्टरी, उस तरीके से एओर्टा जो है रीनल आर्टरी में ब्रांच हो जा रही है। और ये आर्टरी और वेन्स ये दोनों जो है कहाँ घुस रहे हैं, ये दोनों जा रहे हैं किसमें,
किडनी में जा रहे हैं। किडनी के जिस रीजन से ये घुसते हैं, इस रीजन को हम लोग कहते हैं क्या, ये पेल्विस रीजन होता है। ऐसे ये आप देखिए, तो यहाँ पर ये जो है ऐसे धंसा हुआ जो है बीन सीड शेप का जो कॉन्केव पार्ट जो होता है, एक्चुअली इसमें दो रीजन हो जाते हैं, एक कॉन्वेक्स हो जाता है बाहर की तरफ, और अंदर की तरफ जो धंसा हुआ हिस्सा उसे हम लोग कॉन्केव पार्ट कहते हैं। ठीक है, तो अब चलो हम लोग देखते हैं एक एक चीज करके यहाँ पर कि अगर हम एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात करें तो इट इज कंसिस्टेड ऑफ अ पेयर ऑफ किडनी, अ पेयर ऑफ यूरेटर्स, अ सिंगल यूरिनरी ब्लैडर एंड अ सिंगल यूरेथ्रा। इसके कुल 4 पार्ट इसमें आते हैं। ठीक है ना। तो पहला अगर हम बात करें तो किडनी की बात करते हैं। तो किडनी क्या होता है भाई, किडनी जो है दीज आर रेडिश ब्राउन कलर का होता है, बीन सीड शेप का होता है, बीन सीड शेप मतलब राजमा जैसा। ठीक है ना, बीन सीड शेप का होता है एंड लाई इन द एब्डोमिनल कैविटी, एब्डोमिनल कैविटी में पाया जाता है। और राइट किडनी जो है थोड़ी सी ऊपर होती है, सॉरी थोड़ी सी नीचे होती है, स्लाइटली लोअर इन पोजीशन। क्यों? क्योंकि राइट साइड में क्या होता है, राइट साइड में लीवर पाया जाता है, तो लीवर का थोड़ा सा साइज बड़ा होता है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा जो है राइट साइड की किडनी थोड़ी सी जो है नीचे लोअर पोजीशन में पाई जाती है। और इसकी साइज अगर हम बात करें तो लगभग 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है। ये इसमें थिकनेस पाई जाती है। और वेट इसका लगभग 120 to 170 ग्राम होता है पर किडनी। ठीक है ना। हर किडनी की अगर डायमेंशन की बात करें तो 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग है, 5 to 7 सेंटीमीटर वाइड है एंड 2 to 3 सेंटीमीटर थिक होता है। और वेट इसका जो है 120 to 170 ग्राम होता है। इसकी लोकेशन की यदि हम बात करें तो ये कहाँ पाया जाता है, एट द लेवल ऑफ लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा, लास्ट थोरैसिक और थर्ड लंबर वर्टिब्रा। ठीक है ना, लास्ट थोरैसिक एंड थर्ड लंबर वर्टिब्रा के बीच में जो है ये पाया जाता है। ठीक है ना। और डार्सल इनर वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी से लगा रहता है। ठीक है ना, इट इज अटैच विद द डार्सल इनर वॉल ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। चलो भाई, तो अब हम लोग जो है आते हैं इस किडनी के सेक्शन को देखते हैं, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन। अगर किडनी के लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन की बात करें हम यहाँ पर, तो किडनी का लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन का मतलब क्या होता है, कोई चीज़ ऐसे है तो उसको सीधे लंबाई में ऐसे काट दिया गया हो। तो ये किडनी जो है आपकी ऐसे सीधे काट दी गई है। तो यहाँ पर आप क्या देख पा रहे हो, इसमें 2 रीजन होता है। पहला तो एक रीजन होता है जिसे हम लोग कहते हैं क्या, कैप्सूल, जो आप देख पा रहे हो यहाँ पर। ये क्या है, ये रीनल कैप्सूल जो सबसे बाहर की लेयर होती है। ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बनी होती है और ये प्रोटेक्टेड होती है। और इसके बाहर जो है एडिपोज का एक लेयर होता है जो किडनी को प्रोटेक्शन देता है, सुरक्षा देता है, ताकि किडनी को कहीं बाहर से कोई झटका कोई जो है न लग सके। ठीक है ना। अगर झटका लगता भी है तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम ये करता है, शॉक एब्जॉर्बर का काम करता है ये। ठीक है ना, जो एडिपोज का लेयर होगा। और उसके बीच बाद जो है जो रीनल कैप्सूल मिलेगा आपको, जो कि ये फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का बना होता है। उसके बाद जो है आपका क्या है, ये पूरी किडनी को अगर आप देखिए तो इसमें 2 रीजन हम बना लेते हैं। एक रीजन होता है हमारा कॉर्टेक्स, एक रीजन हमारा होता है ये कॉर्टेक्स, ये वाला रीजन जो बाहर वाला रीजन, जो रेडिश रीजन आप देख रहे हो, ये वाला जो रीजन है, यह क्या रीजन कहलाता है, ये रीजन कहलाता है कॉर्टेक्स। ठीक है ना। यहाँ से यहाँ तक का यह रीजन जो है ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है। ये कॉर्टेक्स हो गया। ये कॉर्टेक्स हो गया। और कॉर्टेक्स के बाद अंदर वाला जो रीजन होता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूला। ठीक है ना। ये जो रीजन आप देख रहे हो, ये वाला रीजन, ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, मेड्यूला कहलाता है। ठीक है, इसे हम लोग क्या कहेंगे, मेड्यूला। तो अब ये कॉर्टेक्स और मेड्यूला, तो मेड्यूला जो होता है उसमें अगर आप देखोगे बेटा तो ऐसे कोन शेप के स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट हैं मेड्यूला में। तो इन कोन को हम लोग कहते हैं क्या, पिरामिड। और चूंकि मेड्यूला रीजन के पिरामिड है इसलिए इनका क्या नाम देते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड। ठीक है ना, इन्हें क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। ठीक बेटा, ये चूंकि मेड्यूला रीजन में पाए जाते हैं इसलिए इनको क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड कहते हैं। और मेड्यूलरी पिरामिड जो है में जो है
आप देखेंगे तो मेडुलरी पिरामिड के का जो बाहरी हिस्सा होता है, ठीक है ना, यह एक जो है कैलिक्स बनाता है, मतलब एक कोन जैसा शेप ले लेता है, ठीक है ना, पॉइंटेड हो जाता है। और ये पॉइंटेड जो स्ट्रक्चर है ये ओपन होता है किसमें, माइनर कैलिक्स में, ठीक है ना, ये किसमें खुलता है, माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स फिर ओपन होता है किसमें, मेजर कैलिक्स में, ठीक है ना। तो ये आप देखोगे तो ये सब क्या है, ये सब ओपनिंग्स क्या कहलाती हैं, माइनर कैलिक्स कहलाती हैं, ठीक है ना। इन ओपनिंग्स को मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ माइनर कैलिक्स। ये मेडुला हो गया, इसे हम लोग कहते हैं क्या, माइनर कैलिक्स। और ये माइनर कैलिक्स फिर ओपन होता है किसमें, ये मेजर कैलिक्स में, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स। यह जो रीजन होगा, यह और यह रीजन, यह क्या कहलाएगा, इसे क्या कहते हैं, मेजर कैलिक्स कहते हैं, ठीक बेटा। तो ये मेजर कैलिक्स जो है ये फिर किस में खुलता है, पेल्विस में। ये देखिए यह रीजन कहलाता है क्या, ये पेल्विस, ये फिर पेल्विस में खुलता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखिए तो यहाँ पे बात को लिखा गया कि इनर सरफेस ऑफ द किडनी इज कॉनकेव। इनर सरफेस कैसा होता है बेटा, इसका कॉनकेव होता है, जबकि आउटर सरफेस क्या होता है, कॉन्वेक्स होता है। इनर सरफेस इज कॉनकेव वेयर एज द आउटर सरफेस इज, इनर सरफेस का मतलब ये वाला हिस्सा और आउटर सरफेस का मतलब ये वाला हिस्सा, ठीक है ना। इसे हम लोग क्या कहते हैं, आउटर सरफेस को हम लोग बोलेंगे कॉन्वेक्स और इनर सरफेस को क्या बोलेंगे, कॉनकेव बोलेंगे, ठीक है ना। टुवर्ड्स द सेंटर, towards the center of the inner concave surface of the kidney is a notch called hilum। यह अंदर की तरफ जो है एक नॉच होता है, इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, ये हाइलम कहते हैं। इसी हाइलम रीजन से ही जो है आर्टरी, वेन और यूरेटर जुड़ा रहता है, ठीक है ना। हाइलम इज द पॉइंट वेयर द यूरेटर, ब्लड वेसल्स मीन्स आर्टरी एंड वेन्स, ठीक है, आर्टरी एंड वेन्स एंड नर्व इंटर्स, ठीक है ना। ये देखिए ये आर्टरी, वेन और ये यूरेटर, ये सब जो है ये कहाँ पे घुस रहे हैं, ये इसी हाइलम से ही जो है अटैच रहते हैं, या हाइलम से ही अंदर जो है किडनी में घुसते हैं, ठीक है। और ये हाइलम होता क्या है, रियली ये फनल शेप होता है, और इसे जो है हम लोग रीनल पेल्विस कहते हैं। इनर टू द हाइलम, हाइलम के अंदर का जो हिस्सा होता है वो क्या होता है, फनल शेप होता है, जिसे हम लोग रीनल पेल्विस के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और रीनल पेल्विस में जो है वह कैलाइसिस जो है ओपन होते हैं, वहीं मेजर कैलाइसिस जो है इसमें ओपन होते हैं। पहले ये जो मेडुलरी पिरामिड है ये किस में खुलता है, माइनर कैलिक्स में। माइनर कैलिक्स, कैलिक्स सिंगुलर और कैलाइसिस प्लूरल। और उसके बाद यहाँ पर माइनर कैलिक्स फिर किस में खुलता है, मेजर कैलिक्स में, और मेजर कैलिक्स फिर किस में खुलता है, पेल्विस में। अब पेल्विस से जो है यूरेटर निकलता है, ठीक है। इतना कॉन्सेप्ट बन गया आपको। आपने क्या देखा अभी, आपने देखा है कि ईच किडनी, आपने देखा कि ईच किडनी इज कंसिस्टेड ऑफ व्हाट, एन आउटर कवरिंग नोन एज व्हाट, कैप्सूल। ये कैप्सूल क्या होता है, यह फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का और प्रोटेक्टिव होता है, ठीक है। इसके ऊपर फैट का एक लेयर होता है जिसे हम लोग कहते हैं एडिपोज टिश्यू का लेयर, और यह एडिपोज टिश्यू का लेयर क्या होता है, ये शॉक एब्जॉर्बिंग होता है, ठीक है ना। ये प्रोटेक्टिव होता है, शॉक एब्जॉर्बिंग होता है। उसके बाद जो है अंदर अगर किडनी के आप सेक्शन को देख पा रहे हो बेटा, तो इसमें सबसे बाहरी हिस्सा क्या कहलाता है, ये कॉर्टेक्स कहलाता है, जो कॉर्टेक्स क्या है, ये बाहर का हिस्सा है। और उसके बाद जो है मेड्यूला होता है, मेड्यूला पिरामिड्स के रूप में अरेंज रहता है। मेड्यूला में पिरामिड्स शेप के स्ट्रक्चर्स अरेंज रहते हैं, जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं, मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं, जैसे हम लोग मेड्यूलरी पिरामिड्स कहते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है
ये मेडुलरी पिरामिड्स जो है ये ओपन होते हैं किससे, ये ओपन होते हैं इन माइनर कैलिक्स में, और माइनर कैलिक्स फिर जुड़ के बनाता है मेजर कैलिक्स, और मेजर कैलिक्स फिर जो पेल्विस में खुलता है। और इन कैलिक्स के बीच बीच में जहाँ पर कैलाइसिस हैं, कैलाइसिस के बीच में जो स्ट्रक्चर प्रेजेंट होता है ये कॉर्टेक्स का ही इंटरवेंशन होता है, कॉर्टेक्स ही जो है अंदर धंसा रहता है, और इस धंसे हुए कॉर्टेक्स को हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी, इसे हम लोग जो है रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। ठीक बेटा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है, और अब उसके बाद क्या होता है, हाँ उसके बाद ये कहा गया कि जो कैलिक्स है, ठीक है ना, कैलाइसिस जो है ये ओपन होते हैं, किसमें, कैलाइसिस ओपन होते हैं आपका हाइलम में, ठीक है ना, पेल्विस में ओपन होते हैं। पेल्विस से क्या बनता है, हाइलम, हाइलम से फिर जो है, ठीक है ना, पेल्विस किसमें, ये कैलाइसिस किसमें खुल रहे हैं, पेल्विस में, पेल्विस से जो है फिर क्या निकल रहा है, यूरेटर निकल रहा है। और ये जो है यूरेटर जिस रीजन से निकल रहे हैं उस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम लोग हाइलम, और इसी हाइलम में ही जो है यूरेटर और ब्लड वेसल्स और नर्व्स ये जो है जुड़े रहते हैं। ठीक है, तो भाई बात समझ में आ रही है। ठीक है ना, तो किडनी में दो रीजन यहाँ बता रहा है, डिवाइडेड इनटू टू रीजन्स, आउटर एंड इनर। द आउटर रीजन इज नोन एज व्हाट, कॉर्टेक्स, वेयर एज द इनर रीजन इज नोन एज मेड्यूला। आउटर रीजन को हम लोग कॉर्टेक्स और इनर को मेड्यूला कहते हैं। मेड्यूला डिवाइड्स इनटू कोनिकल मासेस नोन एज मेडुलरी पिरामिड्स। ठीक है ना, इन्हें क्या कहेंगे हम लोग, मेडुलरी पिरामिड्स कहेंगे। और एक्सटेंशन ऑफ मेडुलरी रीनल कॉर्टेक्स विच सेपरेट्स द मेडुलरी पिरामिड इज नोन एज रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी। ठीक है ना, जो इसको सेपरेट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, कॉर्टेक्स का वह पार्ट जो कि जो है मेडुलरी पिरामिड्स को सेपरेट कर रहा है उसे हम लोग क्या कहते हैं, रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी कहते हैं। बेटा इतनी बात सबको क्लियर हो गई। चलो चलो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आपको जो है कॉर्टेक्स क्लियर हो गया, मेडुला क्लियर हो गया, और रीनल कॉलम ऑफ बर्टीनी क्लियर हो गया। ठीक है ना, कैलाइसिस क्लियर हो गया, माइनर कैलिक्स मेजर कैलिक्स क्लियर हो गया, हाइलम क्लियर हो गया, पेल्विस क्लियर हो गया। ठीक है, तो चलो बेटा हम लोग आगे बढ़ते हैं। आगे है हमारा कि नेफ्रॉन क्या होता है। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होगा भाई, जल्दी से बताओ, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ नेफ्रॉन। नेफ्रॉन का दूसरा नाम क्या होगा, नेफ्रॉन का दूसरा नाम होता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। इसका दूसरा नाम है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। ठीक है, इसका दूसरा नाम बनता है यूरिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। तो ये क्या होते हैं, दीज आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। नेफ्रॉन्स को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। किडनी के ये स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होते हैं। ठीक है, और नेफ्रॉन के जो है दो मेजर पार्ट होते हैं, एक होता है रीनल कैप्सूल, तो दूसरा होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो नंबर 1 पार्ट क्या हो जाता है आपका, रीनल कैप्सूल, और नंबर 2 पार्ट होता है रीनल ट्यूब्यूल। तो कैप्सूल में क्या होता है और ट्यूब्यूल में क्या होता है ये हम लोग देखेंगे। तो कैप्सूल में बेसिकली आपका दो पार्ट होता है, एक होता है बोमेन्स कैप्सूल और दूसरा होता है उसमें प्रेजेंट ग्लोमेरुलस। और ट्यूबुलर पार्ट में होता है आपका पीसीटी, हेनले लूप और डीसीटी। तो एक एक करके अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पर। होता क्या है कि इसमें जो है, हाँ यहाँ से फिगर्स देखिए तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। यहाँ पर जो है यह हिस्सा जो है यह क्या कहलाता है, रीनल कैप्सूल। ठीक है, इसमें इस कैप्सूल वाले पार्ट में क्या होता है, या इसको जो है मालपिगियन कार्प सेल के नाम से भी जानते हैं। ठीक है ना, मालपिगियन कार्प सेल। नेफ्रॉन के दो पार्ट, मालपिगियन कार्प सेल
मालपिगियन कार्पसेल होता है, और दूसरा होता है क्या, रीनल ट्यूब्यूल होता है। तो इस मालपिगियन कार्पसेल में आपका जो है क्या क्या आता है, ये आता है इसमें बोमेन्स कैप्सूल, और ग्लोमेरुलस आता है, और इसमें रीनल ट्यूब्यूल में जो है आपका पीसीटी, हेनलेज लूप और डीसीटी आता है। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है कि व्हाई नेफ्रॉन इज कॉल्ड एज स्ट्रक्चर एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। क्योंकि बेटा नेफ्रॉन से ही जो है किडनी के स्ट्रक्चर में, अगर आप जो देख पा रहे थे अभी कॉर्टेक्स और मेड्यूला, तो कॉर्टेक्स और मेड्यूला इन दोनों पार्ट में जो है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। दूसरी बात ये होती है कि इन नेफ्रॉन में ही जो है ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन होता है। तो चूंकि ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन दोनों काम इन्हीं में हो रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट कहते हैं। और चूंकि इसी में जो है और चूंकि इससे मिलकर के किडनी बनी हुई है, इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, स्ट्रक्चरल यूनिट कहते हैं। तो चूंकि किडनी का स्ट्रक्चर, चाहे वो कार्टेक्स पार्ट हो चाहे मेड्यूला पार्ट हो, बोथ पार्ट आर हैविंग व्हाट, नेफ्रॉन्स, ठीक है ना, अ गुड नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। और दूसरी बात क्या, तो इसलिए ये क्या हो गया, स्ट्रक्चरल यूनिट हो गया। दूसरी बात क्या कि ये नेफ्रॉन्स जो है, ये नेफ्रॉन जो है, इन्हीं में ब्लड का फिल्ट्रेशन और यूरिन का फॉर्मेशन हो रहा है, इसलिए इनको क्या कहते हैं, फंक्शनल यूनिट भी कहते हैं, ठीक है ना। तो इतनी बात आपको समझ आ रही है। तो इसमें जैसा मैंने बताया आपको कि बोमेन्स कैप्सूल होता है इसमें, और इस बोमेन कैप्सूल के अलावा इसमें क्या होता है, ग्लोमेरुलस होता है। जो ग्लोमेरुलस क्या होता है, रियली इट इज़ अ नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज। और इस नेटवर्क ऑफ ब्लड कैपिलरीज में क्या होता है कि ब्लड की सप्लाई इसमें अफरेंट आर्टेरियोल करता है, और ब्लड यहाँ से जो ड्रेन आउट होता है उसे कहते हैं हम लोग इफरेंट आर्टेरियोल। तो अफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है ना, अफरेंट आर्टेरियोल जो है ये ब्लड ले जा रहा है, ये इसको ब्लड ले जा रहा है, और इफरेंट जो है यहाँ से ब्लड रिलीज आउट कर रहा है। इफरेंट यहाँ से ब्लड रिलीज आउट लेकर निकल रहा है, इसलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, ये अफरेंट हो गया, ब्लड ले जाने वाली ग्लोमेरुलस को ब्लड सप्लाई दे रही है, और इफरेंट जो है वो ग्लोमेरुलस से ब्लड को निकाल रही है, ले आ रही है बाहर। तो यहाँ पर देखिए इसी बात को नोट किया गया है। क्या कहा गया है यहाँ पर कि अ टफ्ट ऑफ कैपिलरीज कॉल्ड ग्लोमेरुलस। ग्लोमेरुलस होती है जिसे, जो कि क्या है, बंच ऑफ कैपिलरीज होती है। दूसरी बात कि अफरेंट आर्टेरियोल ब्रिंग्स ब्लड, अफरेंट आर्टेरियोल ब्रिंग्स ब्लड इनटू द ग्लोमेरुलस एंड लीव द इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है, ब्लड को लाता है अफरेंट आर्टेरियोल और इसमें ग्लोमेरुलस में छोड़ता है, लेकिन इफरेंट जो है वहाँ से फिर ब्लड कलेक्ट करता है, ठीक है ना, फिल्ट्रेशन के बाद ब्लड को वहाँ से कलेक्ट करता है, कौन, इफरेंट करता है। और दूसरी बात आता है फिर कि ग्लोमेरुलस इज बाउंड बाय अ कप शेप्ड स्ट्रक्चर। ग्लोमेरुलस जो है कप शेप्ड स्ट्रक्चर में बंधा रहता है, बाउंड रहता है। देन कप शेप्ड स्ट्रक्चर इज नोन एज व्हाट, बोमेन्स कैप्सूल। इस कप शेप्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं, ठीक है ना, इसे हम लोग बोमेन्स कैप्सूल कहते हैं। और इस तरीके से जो है बोमेन्स कैप्सूल और ग्लोमेरुलस ये दोनों मिल करके क्या बनाते हैं, मालपिगियन बॉडी या मालपिगियन कार्पसेल बनाते हैं। रीनल कार्पसेल भी कह सकते हैं इसी को, रीनल कार्पसेल या मालपिगियन बॉडी जो है बनता है, या मालपिगियन कार्पसेल बनता है, इन दोनों को मिला करके, जो कि मैंने अभी आपको बताया, ठीक बेटा। चलो, तो इतना कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया। अब हम लोग आते हैं ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन पर। ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में आप देख रहे हो कि एक जो पार्ट है, पहला हिस्सा जो है, जो ग्लोमेरुलस से लगा हुआ, बोमेन्स कैप्सूल से जो लगा हुआ है, वो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर, ये इस तरीके से, ये पूरा जो है ये क्वाइल्ड स्ट्रक्चर जो ये प्रेजेंट है, इस पूरे क्वाइल्ड स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, पीसीटी, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल।
और उसके बाद जो है ये ऐसे यू शेप का जो डक्ट यहाँ बनता है इसे हम लोग क्या कहते हैं, हेनले लूप। इस यू शेप स्ट्रक्चर को क्या कहते हैं, हेनलेज लूप कहते हैं। और यहाँ पर आकर के फिर ये जो है ये फिर कॉइल स्ट्रक्चर ये बन रहा है, जिस कॉइल स्ट्रक्चर को हम लोग क्या कहते हैं, DCT, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। एक चूंकि कन्वोल्यूटेड है, ठीक है ना, ये कन्वोल्यूटेड है, क्वाइल्ड है, ये भी क्वाइल्ड है। तो क्वाइल्ड होने की वजह से इनको हम लोग क्या कहते हैं, कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो चूंकि यह नेफ्रॉन के शुरुआती हिस्से में, प्रॉक्सिमल मतलब होता है बिगिनिंग एंड और डिस्टल मतलब होता है नेक्स्ट एंड। तो बिगिनिंग एंड पर जो क्वाइल्ड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है दैट इज नोन एज व्हाट, दैट इज नोन एज प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, PCT जिसे शॉर्ट में कहेंगे, PCT। और डिस्टल एंड पर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल प्रेजेंट है दैट इज नोन एज व्हाट, DCT। डिस्टल एंड पर जो कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है उसे क्या कहेंगे बेटा, DCT कहेंगे। तो PCT और DCT ये दोनों जो है प्रेजेंट होते हैं और दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं विद द हेल्प ऑफ हेनले लूप। हेनले लूप क्या होता है, ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है। हेनले लूप आपका ये यू शेप स्ट्रक्चर होता है, जिससे जो है ये दोनों एंड जो है जुड़े रहते हैं। तो हेनले लूप में भी दो एंड होता है, एक डिसेंडिंग एंड जो नीचे आ रहा है और एक होता है असेंडिंग एंड। तो डिसेंडिंग एंड जुड़ा रहता है PCT के साथ और असेंडिंग एंड जुड़ा रहता है DCT के साथ। ध्यान देंगे बेटा, PCT प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ डिसेंडिंग एंड ऑफ हेनले जुड़ता है और असेंडिंग लिम्ब ऑफ हेनले किसके साथ जुड़ता है, डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल के साथ, DCT के साथ जुड़ता है। ठीक बेटा, इतना कॉन्सेप्ट बन गया सबका। चलो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। ठीक है, बढ़ा जाए आगे, इतनी बात सबको समझ आ गई। चलो तो ये कह रहा है कि द ट्यूब्यूल एक्सटेंड्स फ्रॉम अ हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर नोन एज व्हाट, प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ट्यूब्यूल जो है एक हाईली क्वाइल्ड स्ट्रक्चर से जुड़ा रहता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, PCT मतलब प्रॉक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। दूसरा जो होता है कि नेक्स्ट पार्ट ऑफ ट्यूब्यूल इज द हेनले लूप। नेक्स्ट पार्ट क्या होता है इसका, हेनले लूप होता है। और हेनले लूप में दो एंड होते हैं, असेंडिंग एंड डिसेंडिंग। तो पहला डिसेंडिंग एंड जो कि PCT से जुड़ा हुआ है और असेंडिंग एंड जो कि जो है DCT से जुड़ा हुआ है। कॉन्सेप्ट क्लियर बेटा। अब उसके बाद क्या होता है कि असेंडिंग लिम्ब, देखो लिखा ना, असेंडिंग लिम्ब एक्सटेंड्स फ्रॉम द ascending limb extend from the DCT, distal connected tubule, ठीक है, और the DCT then open into the collecting duct। DCT जो है फिर जाकर के कलेक्टिंग डक्ट में खुल जाता है। कलेक्टिंग डक्ट याद आ रहा है आपको, ये कलेक्टिंग डक्ट, इसे हम लोग क्या कहते हैं, ये कलेक्टिंग डक्ट होता है, जिस कलेक्टिंग डक्ट में जो है नेफ्रॉन्स खुलते हैं। इसमें कई नेफ्रॉन की ओपनिंग होती है, देखिए 1 2 3 4 5 6 ऐसे जो है और भी नेफ्रॉन की ओपनिंग होगी। और ये कहाँ खुलेगा, ये खुलेगा माइनर कैलिक्स में। ये जो आपका कलेक्टिंग डक्ट है एक इसमें खुलेगा माइनर कैलिक्स में, माइनर कैलिक्स फिर मेजर कैलिक्स, मेजर कैलिक्स फिर पेल्विस, पेल्विस फिर यूरेटर। ठीक बेटा, ये सीक्वेंस याद रहेगा आपको। अब अगर हम बात करें तो नेफ्रॉन के टाइप्स भी होते हैं। तो नेफ्रॉन के दो टाइप्स होते हैं, एक तो होता है कॉर्टिकल नेफ्रॉन, पहला एक कॉर्टिकल नेफ्रॉन होता है और दूसरा होता है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन। कॉर्टिकल नेफ्रॉन क्या होता है बेटा, कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये कॉर्टेक्स रीजन में कन्फाइंड रहते हैं। ठीक है ना, जो किडनी का जो कॉर्टेक्स रीजन है ये कॉर्टेक्स रीजन में कन्फाइंड रहते हैं। इनकी संख्या हालांकि अधिक होती है। ठीक है ना, पहला पॉइंट आपने क्या देखा, कॉर्टेक्स, ये कॉर्टिकल नेफ्रॉन ये कॉर्टेक्स रीजन में, किडनी के कॉर्टेक्स रीजन में बाहरी हिस्से में जो है पाए जाते हैं। ये जो है संख्या में 85% होते हैं और इनका जो हेनले लूप होता है वो छोटा होता है। हेनले लूप छोटा और बड़ा होने का जो कॉन्सेप्ट है बेटा, ये कहता है कि हेनले लूप में ही वाटर मिनरल का एब्जॉर्प्शन है। तो हेनले लूप जितना बड़ा उतना ज़्यादा वाटर एब्जॉर्प्शन, हेनले लूप जितना छोटा उतना कम वाटर एब्जॉर्प्शन। इसीलिए जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, एक्वेटिक एनिमल्स में हेनले लूप जो है उनके नेफ्रॉन्स का हेनले लूप छोटा होता है, क्योंकि वो ऑलरेडी पानी में रह रहे हैं, उनमें पानी घुसता रहता है, इसलिए उनमें जो है नेफ्रॉन, उनमें जो है वाटर का एब्जॉर्प्शन की उतनी ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए नेफ्रॉन उनका छोटा होता है। वहीं पर अगर हम बात करें डेजर्ट एनिमल्स की,
जहाँ पर जो पानी की कमी होती है तो उनका नेफ्रॉन बड़ा होता है, जो ये हेनले लूप जो है नेफ्रॉन का बड़ा होता है। हेनले लूप बड़ा इसलिए होता है बेटा ताकि वहाँ पर वाटर का ज़्यादा से ज़्यादा एब्जॉर्प्शन किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हेनले लूप इनका छोटा होता है और ये तब एक्टिव होते हैं जब बॉडी में वाटर की अधिकता होती है, जब सफिशिएंट अमाउंट में वाटर जो है बॉडी में पाया जाता है होता है, उस दौरान ये एक्टिवेट हो जाते हैं। इनके एक्टिवेट होने से क्या होता है कि यूरिन फार्मेशन का रेट फास्ट हो जाता है। यूरिन फार्मेशन का रेट इनका फास्ट हो जाता है, ज़्यादा यूरिन फार्मेशन करते हैं, और जब ज़्यादा यूरिन फार्मेशन करेंगे ज़्यादा यूरिन लॉस होगा, तो यानी वाटर जो है फिर बैलेंस हो जाएगा। वाटर जो है, जो अधिक वाटर जो ब्लड में पहुंचा था वो वाटर जो है फिर एलिमिनेट आउट कर दिया जाएगा, ठीक है ना। तो पहला पार्ट आपने क्या देखा कि ये 85% होते हैं, मतलब ज़्यादा संख्या में पाए जाते हैं। इनमें जो है इनका जो हेनले लूप होता है वो छोटा होता है, और ये तब एक्टिवेट होते हैं जब बॉडी में पानी की अधिकता रहती है, अधिक अमाउंट में, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर इज देयर इन द ब्लड, एंड देन दे विल गेट एक्टिवेटेड, एंड दैट इज व्हाई दे फॉर्म, बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ शॉर्टर हेनले लूप, दे डजंट एब्जॉर्ब वाटर मोर एंड दे फॉर्म द मोर एंड मोर अमाउंट ऑफ यूरिन, ठीक है। तो ज़्यादा अमाउंट में यूरिन ये बनाने का काम करते हैं, ठीक है ना। उसी तरीके से जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन की अगर हम बात करें तो ये जो किडनी का जो कॉर्टेक्स और मेड्यूला का जो जंक्शन रीजन होता है वहाँ से जो है इनकी शुरुआत होती है, और ये डीप मेड्यूला में एक्सटेंडेड रहते हैं। इनका हेनले लूप बड़ा होता है, संख्या तो इनकी कम होती है, 15% ही होती है, लेकिन इनका हेनले लूप बड़ा होता है। और हेनले लूप बड़ा होने के कारण क्या होता है कि ये जो है सफिशिएंट वाटर एब्जॉर्ब करते हैं, और जब बॉडी में वाटर की कमी होती है, मतलब वाटर स्ट्रेस की कंडीशन होती है, तब ये जो है जक्स्टामेडुलरी नेफ्रॉन्स एक्टिवेट होते हैं, और ये ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके किडनी यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है ना। ज़्यादा वाटर एब्जॉर्ब करके यूरिन को कंसंट्रेट करने का काम करते हैं, ठीक है। फिर इसके बाद आता है यूरिन फार्मेशन मैकेनिज्म। तो यूरिन फार्मेशन मैकेनिज्म की अगर हम बात करें बेटा, तो नेफ्रॉन्स का स्ट्रक्चर तो आपने समझ ही लिया। अब हम यूरिन फार्मेशन मैकेनिज्म की बात करते हैं। तो यूरिन फार्मेशन मैकेनिज्म जो है ये 3 स्टेप में पूरा होता है आपका, ठीक है बेटा। यूरिन फार्मेशन मैकेनिज्म जो है वो 3 स्टेप में पूरा होता है। पहला है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा है रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा है ट्यूबुलर सेक्रेशन। तो 3 स्टेप हो जाते हैं। पहला स्टेप क्या है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा स्टेप क्या है? रीएब्जॉर्प्शन, और तीसरा स्टेप क्या है? ट्यूबुलर सेक्रेशन है, ठीक है। तीनों स्टेप याद रहेगा आपको। तो चलो बेटा हम लोग बात करते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की। तो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में क्या होता है? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन की बात आती है कि जब ब्लड पास होता है ग्लोमेरुलस से, तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उससे जो है वेस्ट निकाला जाता है, ठीक है ना। ब्लड का फिल्ट्रेशन होता है, उससे जो है वेस्ट फिल्टर करके जो है कलेक्ट किया जाता है नीचे, जिसे हम लोग कहते हैं फिल्ट्रेट, ठीक है। तो चलो अब इसमें क्या होता है कि इट स्टार्ट्स व्हेन ब्लड इंटर्स द ग्लोमेरुलस थ्रू द अफरेंट आर्टेरियोल। जब अफरेंट आर्टेरियोल से ब्लड जो है सीधे ग्लोमेरुलस में घुसता है, तब उसके बाद फिल्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। वाटर एंड नाइट्रोजनस वेस्ट मूव इनटू द ग्लोमेरुलस। वाटर और नाइट्रोजनस वेस्ट कहाँ जाएंगे? ग्लोमेरुलस में जाएंगे। एंड ब्लड सेल्स प्रोटीन एग्जिट द ग्लोमेरुलस थ्रू द इफरेंट आर्टेरियोल, ठीक है। मतलब कहने का कि ब्लड फिल्टर हो जाएगा, वेस्ट और प्लाज्मा ये सब जो है फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस की तरफ जाएंगे, यानी ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट का फॉर्मेशन करेंगे। लेकिन वहीं वो ब्लड सेल्स और ब्लड की प्रोटीन, मैक्सिमम प्रोटीन जो है वह इफरेंट आर्टेरियोल की तरफ, मतलब आगे की तरफ मूव कर जाएगा, वह वहाँ पर फिल्टर नहीं होगा। जब ब्लड जो है ग्लोमेरुलस से पास होगा तो ब्लड का फिल्ट्रेशन होगा। फिल्ट्रेशन होने से क्या होता है कि वेस्ट के साथ कुछ और भी चीज़ें जो है ये छन करके फिल्टर होकर के ग्लोमेरुलस में चली जाती हैं, ठीक है। जिसे हम लोग कहते हैं क्या? ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट। और जो बचा हुआ जो पार्ट है जैसे WBC, मोर अमाउंट ऑफ प्लाज्मा और ये प्रोटीन वगैरह, ये जो है आगे की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं टुवर्ड्स द इफरेंट आर्टेरियोल की तरफ चले जाते हैं।
आगे आता है कि अगर हम जो है इसका एक कैलकुलेशन देखें, इसमें कुछ डेटा हैं कि किडनी जो है कितना ब्लड फिल्टर करती है, तो किडनी लगभग जो है 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट किडनी के ग्लोमेरुलस से जो है कितना ब्लड पास होता है, लगभग जो है 1100 to 1200 ml ऑफ ब्लड पर मिनट के रेट से पास होता है, यानी इतना ब्लड ये फिल्टर करती है। और ये टोटल अगर अमाउंट अगर हम देखें तो ये 1/5 ऑफ द ब्लड पंप बाय द वेंट्रिकल अगर हमारा जो है 1 मिनट में लगभग 5 लीटर ब्लड 5 से 6 लीटर ब्लड जो है पंप करता है, ठीक है ना। 70 ml उसका स्ट्रोक वॉल्यूम होता है और लगभग जो है 72 to 80 टाइम्स वो बीट करता है, तो लगभग 5 से 6 लीटर ब्लड जो है हार्ट यानी वेंट्रिकल जो है पंप कर देता है विद इन अ मिनट। और यहाँ पर जो हमारा जो किडनी है उसका लगभग जो है लगभग कितना 1/5 यानी 20% जो है लगभग इसका यह किडनी से फिल्टर होता है, ठीक है ना, इन अ मिनट, ठीक है। और इस तरीके से अच्छा एक जो सबसे बढ़िया जो इसमें क्वेश्चन जो बनता है जिसको आप लोग ध्यान देंगे, यह क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बनने की पूरी उम्मीद है कि इससे प्रश्न पूछा जा सकता है आपके एग्जामिनेशंस में, इवन इन द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस में भी, कि ग्लोमेरुलर कैपिलरी ब्लड प्रेशर कॉजेज द फिल्ट्रेशन ऑफ ब्लड इन 3 डिफरेंट लेयर्स। जो ब्लड पास होता है फिल्टर होता है वह 3 लेयर से होकर के गुजरता है, और उसमें पहला लेयर क्या होता है, फर्स्ट लेयर इज नोन एज एंडोथेलियम। फर्स्ट लेयर को क्या कहते हैं हम लोग, एंडोथेलियम कहते हैं, ठीक है ना। और इट इज सराउंडेड बाय द ग्लोमेरुलर ब्लड वेसल्स, यानी एंडोथेलियम किसका, एंडोथेलियम ऑफ द ब्लड वेसल ग्लोमेरुलस, एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस। और दूसरा क्या होता है कि आउटर एपिथेलियम अदर एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। और दूसरा जो है बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम, पहला एपिथेलियम क्या, पहला एपिथेलियम ब्लड वेसल का ग्लोमेरुलस का जिसे हम लोग एंडोथेलियम कहेंगे, और दूसरा क्या, दूसरा एपिथेलियम ऑफ द बोमेंस कैप्सूल। बोमेंस कैप्सूल का एपिथेलियम जो है पोडोसाइट्स से बना होता है, एक अलग तरह की सेल्स होती हैं जिसे हम लोग पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स का अगर आप शेप देखेंगे तो इस तरीके से होती हैं, इनके पास पैर होता है इसलिए इनको हम लोग पोडोसाइट्स कहते हैं, ये पोडोसाइट्स से बनी होती हैं। और इसके अलावा इन दोनों मेम्ब्रेन के बीच में एक लेयर होता है जो कि बेसमेंट मेम्ब्रेन के नाम से जाना जाता है। इन दोनों के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में प्रेजेंट बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक बेटा। तो ये जो है 3 लेयर से होकर गुजरता है। पहला लेयर क्या, पहला लेयर हो गया आपका बोमेंस कैप्सूल के एपिथेलियम की लेयर जिसे हम लोग कहते हैं एंडोथेलियम। दूसरा लेयर क्या, दूसरा लेयर जो है ब्लड कैपिल, ये पहला लेयर ग्लोमेरुलस के एपिथेलियम की लेयर जिसे हम लोग एंडोथेलियम कहेंगे। दूसरा लेयर क्या, दूसरा लेयर होता है पहला ये एंडोथेलियम हो गया, और दूसरा लेयर क्या हो गया, दूसरा लेयर आपका हो गया एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। और तीसरा आता है इन दोनों के बीच का, इन दोनों के बीच में जो है नॉन सेलुलर बेसमेंट मेम्ब्रेन, इन दोनों के बीच में ये क्या, बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये 3 लेयर से होकर के ब्लड फिल्टर होता है, ठीक बेटा। तो पहला एंडोथेलियम ऑफ एंडोथेलियम ऑफ द ग्लोमेरुलस, दूसरा क्या, बेसमेंट बिटवीन द एंडोथेलियम ऑफ ग्लोमेरुलस एंड बोमेंस कैप्सूल, और तीसरा क्या, एपिथेलियम ऑफ बोमेंस कैप्सूल। ये 3 लेयर से होकर के ब्लड जो है फिल्टर होता है। ये यहाँ की जो सेल्स होती हैं यही हैं आपकी पोडोसाइट्स, इस एपिथेलियम में जो है पोडोसाइट्स नाम की सेल्स प्रेजेंट होती हैं। ये आप देख सकते हो यहाँ पर ये जो है आपका, ये क्या हो गया, यह कलेक्ट इसका ग्लोमेरुलस का एपिथेलियम सेल्स, ठीक है ना। उसके बाद जो है बोमेंस कैप्सूल की लेयर, और इन दोनों के बीच में जो है बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होता है कि एपिथेलियल सेल्स प्रेजेंट इन द
बोमेंस कैप्सूल इज नोन एज व्हाट, पोडोसाइट्स। इनकी सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, पोडोसाइट, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया, ठीक है। विच अरेंज्ड इन एन इंट्रिकेट मैनर टू लीव सम माइन्यूट स्पेसेस, उनके बीच में जो है छोटा छोटा स्पेस प्रेजेंट होता है। जैसे अगर हम आपको दिखाएं, इस तरीके से जो है ये अरेंज रहेंगी, तो इनके बीच में जो स्पेस बनते हैं उस स्पेस से ब्लड आसानी से फिल्टर हो सकता है, ठीक है। तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है कि माइन्यूट स्पेस कॉल्ड द स्लिट, उन स्पेस को हम लोग क्या कहते हैं, स्लिट पोर्स कहते हैं। और इस स्लिट पोर्स से, या फिल्ट्रेशन स्लिट कहते हैं, इस स्लिट पोर्ट या फिल्ट्रेशन स्लिट से जो है ब्लड आसानी से फिल्टर हो जाता है, फिल्ट्रेट जो है नीचे कलेक्ट होता है, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे। जिस फिल्ट्रेट को हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट कहेंगे, ठीक है। और इसमें जो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय द किडनी पर मिनट। एक मिनट में जितना ब्लड फिल्टर हो जाता है किडनी से, उसे हम लोग क्या कहते हैं, उसे हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, GFR। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मीन्स अमाउंट ऑफ ब्लड फिल्टर्ड बाय किडनी इन अ मिनट, या ग्लोमेरुलस बाय इन अ मिनट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखिए कि अमाउंट ऑफ फिल्ट्रेशन फॉर्म्ड, फिल्ट्रेट जो बनता है वो कितना बनता है, एक मिनट में 125 ml पर मिनट बनता है। और अगर टोटल कैलकुलेशन हम देखें तो लगभग 180 लीटर इन अ डे बनता है। 125 ml पर मिनट और 180 लीटर इन अ डे जो है बनता है। लेकिन इसमें से सिर्फ जो है 1.5 लीटर ही जो है यूरिन के रूप में बदल पाता है, बाकी 1.5 लीटर जो है यूरिन बनता है, यूरिन पर डे बनता है लगभग, ठीक है। और लगभग जो है वहीं 178.5 लीटर जो है ये क्या हो जाता है, रीएब्जॉर्ब हो जाता है, ये रीएब्जॉर्ब हो जाता है, मतलब ये वापस ब्लड को भेज दिया जाता है। तो अब अगले स्टेप में है, अगली क्लास में हम लोग ये देखेंगे कि कैसे जो है ये ब्लड में ये वापस जो है रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस कैसे होता है। फिल्ट्रेशन प्रोसेस आपने देखा ही, अब रीएब्जॉर्प्शन प्रोसेस किडनी का, फिर रेगुलेशन मैकेनिज्म, ये सब चीज़ें बेटा हम लोग देखेंगे इन द नेक्स्ट क्लास। ओके, थैंक यू बेटा। ऑन IS2ON स्टडी इज ऑलवेज ऑन। कॉन्सेप्ट्स के बेहतर रियलाइजेशन के लिए IS2ON पर बने रहिए।